नमस्कार। हिंदी की पाठशाला यूट्यूब चैनल में आप सबों का स्वागत है। चाहे हम लोग कुछ जान लें तो पाश्चात्य में जो है काव्य शास्त्र का अध्ययन का आरंभ सुकरात, प्लेटो और अरस्तु से माना जाता है। और हम लोगों ने पिछले वीडियो में यह देखा भी है, जाना भी है कि वहाँ पर अरस्तु के पहले काव्य को निकृष्ट कोटि का माना जाता था। उसके मूल्य की तुलना टोकरी भर गोबर से कर दी गई है और यहाँ तक कि कवियों को देश निकाला का भी आदेश देने का आग्रह प्लेटो करते हैं। तो मगर उन्हीं के शिष्य अरस्तु हुए और उन्होंने काव्य को पुनः प्रतिष्ठापित किया और वे कहते हैं कि शब्दों के माध्यम से प्रस्तुत अनुकृति काव्य या साहित्य है। यानी कि कला को वे अनुकृति या अनुकरण मानते हैं। तो चित्रकार चित्र बनाता है, वास्तुकार कोई महल बनाता है, आकृति बनाता है, और संगीतकार गीत गाता है। तो वैसे ही कवि जो होता है शब्दों के माध्यम से जो उसे संसार में जो है दिखाई देता है या जिसको वह अनुभूत करता है उसी की अनुकृति अगर शब्द के रूप में प्रस्तुत करता है तो वह काव्य है या साहित्य है। यह परिभाषा उन्होंने पेरीपोएटिक्स में दी है। उसके बाद सिडनी का नाम आता है और सिडनी कहते हैं ये भी काव्य को अनुकरण ही मानते हैं। तो वे कहते अनुकरण मानते हुए वे कहते हैं काव्य या साहित्य वह अनुकरणात्मक कला है जिसका लक्ष्य शिक्षा और आनंद प्रदान करना है। यानी कि ये काव्य को शिक्षा का माध्यम घोषित करते हैं और साथ ही साथ काव्य को ये आनंद प्रदायी भी मानते हैं। उसके बाद महान कवि वर्ड्सवर्थ आते हैं और उन्होंने परिभाषित करते हुए कहा कि पोएट्री इज द स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो ऑफ पावरफुल फीलिंग। इट टेक्स ओरिजिन फ्रॉम इमोशंस रिकलेक्टेड इन ट्रैंक्विलिटी। यानी कि इसका अर्थ हुआ कि जब शांति के क्षणों में जब जो बाद में प्रसाद कहते हैं ले चल मुझे भुलावा देकर, तो वैसी जो है नीरव शांति के क्षणों में जो संवेग या आवेग उत्पन्न होता है उन्हीं अनुभूतियों को व्यक्त करना ही काव्य है। इनके बाद स्टुअर्ट मिल आते हैं और स्टुअर्ट मिल काव्य की परिभाषा देते हुए वे प्रश्न और उत्तर के रूप में देते हुए कहते हैं कि काव्य क्या है। तो काव्य क्या है? तो केवल वे विचार और शब्द जिनमें संवेग स्वतः मूर्तिमान है। यानी कि यहाँ पर एक बिंबात्मक परिभाषा देते हैं कि विचार और भाव जो होते हैं वे शब्द रूप में स्वतः मूर्तिमान हो जाते हैं। यानी कि कवि क्या करता है अपने भाव और विचार को शब्द रूप में मूर्तिमान कर देता है, बिंबात्मक बना देता है। तो स्टुअर्ट मिल की ये परिभाषा है। उसके बाद हैजलिट आते हैं और हैजलिट क्या परिभाषित करते हुए कहते हैं वासना और कल्पना की भाषा ही काव्य है। और यह परिभाषा इसी परिभाषा को आधार बना करके मनोशास्त्री भी कविता को वासना का प्रतिफल मानते हैं। तो अगला परिभाषा है हडसन ने परिभाषा दी कि पोएट्री इज द इंटरप्रेशन ऑफ लाइफ थ्रू इमेजिनेशन एंड इमोशन। यानी कि भाव और कल्पना के माध्यम से भाव पैदा होता है व्यक्ति में, कवि में, और वह कल्पना के सहारे उन भावों को व्यक्त करता है जो कि जीवन की व्याख्या बन जाती है, वही काव्य है। उसके बाद कॉलरिज आते हैं और कॉलरिज जो है वर्ड्सवर्थ के समकालीन हैं और ये परिभाषा देते हुए कहते हैं कि काव्य क्या है? तो विज्ञान का विलोम है। विज्ञान क्या है कि स्थापित ज्ञान या विशिष्ट ज्ञान विज्ञान है। तो विज्ञान में सत्य होता है और उसमें वह यथार्थ होता है, बिल्कुल यथार्थ होता है। मगर ये कहते हैं कि काव्य जो है क्या है? विज्ञान का विलोम है। यानी कि इसमें एक तरह से अगर कहा जाए तो एक मान लेते हैं कि काव्य यथार्थ है ही नहीं। यद्यपि यथार्थवाद के आरंभिक प्रवक्ताओं में से एक हैं भी। संकेत इन्होंने यथार्थवाद का संकेत इनकी रचनाओं में मिलता है। मगर ये यहाँ पर एक काव्य को यथार्थवादी विज्ञान के विपरीत मानते हैं जिसका निकटतम उद्देश्य आनंद है, सत्य नहीं। अर्थात पोएट्री इज द
एंटीथेसिस ऑफ साइंस हैविंग फॉर इट्स इमीडिएट ऑब्जेक्ट प्लेजर नॉट ट्रूथ। यानी कि काव्य क्या है, एक ऑब्जेक्ट है प्लेजर देने का, यानी कि आनंद देने का, यह सत्य नहीं भी हो सकता है। उसके बाद जो है शेली, महान रोमांटिक कवि, वे कहते हैं कि कल्पना की अभिव्यक्ति को ही हम काव्य कह सकते हैं। पोएट्री इज इन ए जनरल सेंस मे बी डिफाइंड टू बी द एक्सप्रेशन ऑफ द इमेजिनेशन। तो मूल रूप से, और उसके बाद जॉनसन भी परिभाषा देते हैं कि बुद्धि की सहायता ले करके कल्पना के सहारे आनंद के साथ साथ सत्य को अनुबंधित करने की कला काव्य है। और ये जो है कॉलरिज की परिभाषा, जिसमें कॉलरिज सिर्फ जो है जो काव्य को विज्ञान का विलोम बताते हैं और जिसका एकमात्र उद्देश्य आनंद को बताते हैं, सत्य नहीं। काव्य को सत्य, काव्य सत्य हो ही या काव्य में व्यक्त विचार सत्य हो ही, ऐसा वे नहीं मानते हैं। तो उनके ठीक विपरीत जॉनसन महोदय ये कहते हैं कि क्या है कि यह जो है ज्ञान सत्य को अनुबंधित करने की यह कला है। यानी कि प्लीजर तो देना ही है इसका काम, मगर साथ ही साथ सत्य से अवगत कराना भी काव्य का उद्देश्य है या उसका मर्म है, मकसद है। और उसके बाद काम शास्त्रियों में से फ्रायड, यूंग और एडलर, तो इन लोगों के अनुसार ये लोग काव्य के उद्देश्यों को गिनाते हुए उसके लक्षण को भी देते हैं और ये कहते हैं कि साहित्य या कला सृजन के मूल में दमित काम वासना है। यानी कि जो काम वासनाएं और काम वासना का बहुत ही व्यापक विस्तार इन लोगों ने जो है दिया है। तो जब वासनाएं, जो काम वासनाएं जो दबा करके व्यक्ति रखता है अपने हृदय में, और वे काम वासनाएं इतनी ज़्यादा भर जाती है कि वही काम वासना एक उद्वेग के रूप में साहित्य या कला के रूप में प्रकट होती है। तो मुख्य परिभाषाएं यही हैं। अब हम लोग इससे संबंधित वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का अभ्यास करेंगे। प्रश्न है, साहित्य जन समूह के हृदय का विकास है। तो यह बताया था कि रीति काल के बाद आधुनिक काल का आरंभ होता है, और जिसे कि भारतेंदु युग कहते हैं या पुनर्जागरण काल भी कहते हैं। और उस पुनर्जागरण काल में के कवि, हृदय, काव्य शास्त्री और साहित्य की तमाम विधाओं में लेखन किया था भारतेंदु मंडली के सदस्य बालकृष्ण भट्ट ने। तो इसका सही विकल्प है बालकृष्ण भट्ट घ। अगला प्रश्न है, ज्ञान राशि के चिर संचित कोश का नाम साहित्य है। काव्य के संबंध में यह किसका कथन है? तो यह उसके बाद है आ जाता है भारतेंदु युग के बाद द्विवेदी युग। तो ये महावीर प्रसाद द्विवेदी ने ही काव्य की यह परिभाषा दी है। इसके साथ ही साथ उन्होंने काव्य की एक और परिभाषा दी है जो काव्यमय है, वह सामने है। सुरम्यता ही कमनीय कांति है, अमूल्य आत्मा रस है मनोहरे, शरीर तेरा शब्द मात्र है, नितांत निष्कर्ष यही यह भी महावीर प्रसाद द्विवेदी का है। अगला प्रश्न, किसी पुस्तक को हम साहित्य या काव्य की उपाधि तभी दे सकते हैं जब जो कुछ उसमें लिखा गया है वह कला के उद्देश्यों की पूर्ति करता हो, यही एकमात्र उचित कसौटी है। तो यह कथन है श्याम सुंदर दास का, जिनकी रचना का नाम है साहित्यालोचन। अगला प्रश्न, जिस प्रकार आत्मा की मुक्तावस्था ज्ञान दशा कहलाती है, उसी प्रकार हृदय की मुक्तावस्था रस दशा कहलाती है। हृदय की इसी मुक्ति साधना के लिए मनुष्य की वाणी जो शब्द विधान करती है उसे कविता कहते हैं। तो यह कविता क्या है? जो चिंतामणि में निबंध है रामचंद्र शुक्ल का, तो यह कथन है रामचंद्र शुक्ल और विकल्प घ। अगला प्रश्न, जहाँ शब्द और अर्थ, विचार और भाव का परंपरानुकूलता से सहभाव हो वही साहित्य है। यह कथन है बाबू गुलाब राय का, और इनके रचना का नाम निबंध लिखे हैं काव्य के रूप। तो काव्य के रूप में यह परिभाषा उन्होंने दी है। अगला प्रश्न, साहित्य आत्माभिव्यक्त जीवन की अभिव्यक्ति है। काव्य के संबंध में यह किसका कथन है? तो नागेंद्र का है।
रस सिद्धांत में और काव्य शास्त्र की भूमिका में यह परिभाषा उन्होंने दी है। अगला प्रश्न है, साहित्य जीवन की आलोचना है। तो साहित्य जीवन की आलोचना है, यह विशेष करके कथा साहित्य के बारे में प्रेमचंद का कथन रहा है। मगर जब साहित्य का उद्देश्य नामक अपने भाषण में जो उन्होंने प्रगतिशील लेखक संघ के प्रथम सम्मेलन में जो अप्रैल 1936 में हुआ था, उसमें इन्होंने अपने उद्बोधन में बताया था क्या कि साहित्य जीवन की आलोचना है। तो यह कथन प्रेमचंद का है। अगला प्रश्न, साहित्यकार का लक्ष्य केवल महफिल सजाना और मनोरंजन का सामान जुटाना नहीं है, उसका दर्जा इतना न गिराइए, वह देशभक्ति और राजनीति के पीछे चलने वाली सच्चाई भर नहीं बल्कि उनके आगे मसाल दिखाती हुई चलने वाली सच्चाई है। यानी कि एक तरह से कि कविता और कविता को मनोरंजन का साधन और कवि को एक तरह से मनोरंजन कर्ता के रूप में मान लिया गया था, और आज भी वही स्थिति है। कवियों को कोई खास जो है महत्व नहीं दिया जाता है। वो सामंती युग का में कवियों को जो है राजकवि होते थे, नवरत्नों में होते थे, मगर आज कवि का काम क्या है? महफिल सजाना और श्रोताओं का मनोरंजन करना। तो इससे इत्तेफाक नहीं रखते हैं प्रेमचंद, वरन वे कहते हैं कि साहित्य देश राजनीति के पीछे चलने वाली सच्चाई भर नहीं है बल्कि राजनीति को मसाल दिखाने वाली सच्चाई है। तो सही उत्तर इसका है घ, प्रेमचंद। अगला प्रश्न है, प्रेमचंद जी ही कहते हैं कि साहित्य उसी रचना को कहेंगे जिसमें कोई सच्चाई प्रकट की गई हो, उसी भाषण का यह अंश है जिसकी भाषा प्रौढ़, परिमार्जित, सुंदर हो और जिसमें दिल व दिमाग पर असर डालने का गुण हो। तो साहित्य का उद्देश्य नामक जो उद्बोधन उनका हुआ था, जो प्रकाशित हुआ उनका लेख, तो उसी में इन्होंने जो है कहा था। कब कहा था? तो और कहाँ कहा था? तो यह अधिवेशन कहाँ हुआ था? लखनऊ में। जो मेरा लैपटॉप है वह उसमें कैरेक्टर मैप नहीं मारा जा सकता है, तो ये शुद्ध कर दिया। तो लखनऊ में वह अधिवेशन हुआ था, 10 अप्रैल 1936 को उन्होंने भाषण दिया था। तो सही विकल्प है घ। अगला प्रश्न है, काव्य आत्मा की संकल्पात्मक अनुभूति है जिसका संबंध विश्लेषण, विकल्प या विज्ञान से नहीं है, वह एक श्रेयमयी प्रिय रचनात्मक ज्ञान धारा है। यह सत्यम, शिवम, सुंदरम, सार्वजनीनता, चिरंतनता, अनुभूति और आवेश को की समष्टि है। यह कथन किसका है? तो यह कथन जयशंकर प्रसाद का है। कला, काव्य और कला में यह उन्होंने उल्लेख किया है। अगला प्रश्न, शब्दों के माध्यम से प्रस्तुत अनुकृति काव्य या साहित्य है। तो अब ये थोड़ा पाश्चात्य काव्य शास्त्र का ये हो गया। तो शब्दों के माध्यम से अनुकृति वगैरह जहाँ आता है तो ये समझ लीजिए कि यूनानियों का है। तो अनुकृति काव्य या साहित्य है। तो अनुकृति प्लेटो भी कहते हैं, मगर यहाँ पर विकल्प प्लेटो का नहीं है, तो इसलिए इसका सही उत्तर घ। और अस्तु ने ये कहा है किस ग्रंथ में? पेरिपोएटिक्स। उनकी रचना का नाम है, काव्यशास्त्र का जो ग्रंथ है उसका नाम है पेरिपोएटिक्स। पेरिपोएटिक्स। अब काव्य या साहित्य वह अनुकरणात्मक कला है जिसका लक्ष्य शिक्षा और आनंद प्रदान करना है। काव्य के संबंध में किसका कथन है? तो यह कथन है सिडनी का। अगला प्रश्न है, शांति के क्षणों में एकत्रित संवेगों से उत्पन्न सशक्त अनुभूतियों का स्वाभाविक प्रवाह ही काव्य है। पोएट्री इज द स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो ऑफ पावरफुल फीलिंग। इट टेक्स ओरिजिन फ्रॉम इमोशंस रिकलेक्टेड इन ट्रैंक्विलिटी। तो यह शांति के क्षण में एकत्रित संवेग जो होते हैं वे और जो अनुभूतियाँ होती है, उन्हीं अनुभूतियों का फल जो कि नेचुरल होता है उसी को काव्य कहते हैं। यह कथन है वर्ड्सवर्थ का, वर्ड्सवर्थ। अगला प्रश्न, वासना और कल्पना की भाषा ही काव्य है। पोएट्री इज द लैंग्वेज ऑफ द इमेजिनेशन एंड पैशन। तो यह हैजलिट का कहा हुआ है। अगला प्रश्न, भाव और कल्पना के माध्यम से
जीवन की व्याख्या है। काव्य क्या है? तो भाव और कल्पना के माध्यम से जीवन की व्याख्या। यहाँ पर ये व्याख्या कहते हैं और प्रेमचंद जी क्या कहें? आलोचना कहें। और मैथ्यू आर्नोल्ड भी आलोचना कहते हैं। तो यह कथन है हडसन का। काव्य विज्ञान का विलोम है जिसका निकटतम उद्देश्य आनंद है, सत्य नहीं। यहाँ पर काव्य का अर्थ आनंद बताते हैं और जिसका सत्य से कोई खास लेना देना नहीं है। एक कॉलरिज का कथन है, कॉलरिज। अगला प्रश्न, सामान्यतः कल्पना की अभिव्यक्ति को ही हम काव्य कह सकते हैं। यह जो है प्रकृति, जैसे अपने यहाँ पंथ को सुकुमार कवि कहते हैं, तो वैसे ही विलायत में प्रकृति के सुकुमार कवि शैली को कहा जाता है। तो ये शैली का कथन है। अगला प्रश्न, बुद्धि की सहायिका के रूप में कल्पना को लेकर आनंद के साथ सत्य को अनुबंधित करने की कला काव्य है। यह कथन है जॉनसन का। अगला प्रश्न है, साहित्य या कला के सृजन के मूल में दमित काम वासना है। तो जहाँ काम वासना आ जाए तो सीधे वे क्या है? मनोविज्ञानवादी या मनोशास्त्री। तो यहाँ पर शैली, प्लेटो, वर्ड्सवर्थ नहीं है। ये कौन है? फ्रायड। हिंदी में रीति काव्य परंपरा के प्रवर्तक माने जाते हैं। किनके संबंध में कथन है? तो केशवदास हैं, चिंतामणि है, भिखारीदास हैं, मतीराम हैं। तो ऐसा प्रश्न सामान्यतः नहीं पूछा जाएगा, क्योंकि केशवदास और चिंतामणि दोनों को हिंदी में रीति काव्य परंपरा का प्रवर्तक माना जाता है। तो अधिकांश लोग या बहुमत केशवदास को मानता है और रामचंद्र शुक्ल चिंतामणि को मानते हैं। रामचंद्र शुक्ल तो केशवदास को भक्ति काल में खींच करके ले जाते हैं इनकी रामचंद्रिका के कारण। तो सामान्यतः ऐसा प्रश्न नहीं रहेगा। ये जो है आप लोग को समझाने के लिए मैं रख दिया हूँ। अगर केशवदास रहेंगे तो चिंतामणि नहीं रहेंगे, अगर चिंतामणि रहेंगे तो केशवदास नहीं रहेंगे। और अगर जो है दोनों होंगे तो यहाँ पर स्पष्ट लिखा रहेगा कि रामचंद्र शुक्ल के अनुसार हिंदी में रीति काव्य परंपरा के प्रवर्तक कौन हैं। जब ये रहेगा ऐसा तब जो होगा केशवदास। तो इस पर गौर कर लेंगे। अगला प्रश्न, यद्यपि सुजात सुलक्षिणी सुवर्ण सरस सुवृत आभूषण बिनुन विराजई कविता बनिता मित। तो यह बताया था कि केशवदास ने, चूँकि काव्य की कोई जो है स्पष्ट परिभाषा तो नहीं लिखी, मगर उसके लक्षण को उन्होंने गिनाया। कविता की तुलना एक युवती से करते हुए कि जिस भांति कविता युवती बिना अलंकरण के सुंदर नहीं दिख सकती है या दिखती है, वैसे ही कविता भी अलंकारों से अगर रहित है तो वह सुंदर और भाव प्रेरक कविता नहीं बन सकती है। केशवदास। अगला प्रश्न, हिंदी में रीति काव्य परंपरा के प्रवर्तक केशवदास हैं। इनके काव्य ग्रंथ का नाम कवि प्रिया और रसिक प्रिया है। इसकी रचना का उपजीव्य ग्रंथ भामह के काव्यादर्श के अतिरिक्त अन्य दूसरे काव्य शास्त्री कौन हैं? तो यानी कि केशवदास क्या रीति काल के अधिकांश काव्य शास्त्री संस्कृत के काव्य शास्त्रों का तत्कालीन भाषाओं में और विशेष करके ब्रज भाषा में अनुवाद किए हैं। तो केशवदास ने जो कवि प्रिया और रसिक प्रिया लिखी उसमें उन्होंने भामह के काव्यादर्श का अनुवाद किया। और एक और हैं जिनका नाम है केशव मिश्र। तो केशव मिश्र के अलंकार शेखर से भी उन्होंने पर्याप्त सहायता ली है। तो सही विकल्प होगा क।